अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकंड टाइप ऑफ इंटेस्टाइन है। डाइजेस्टिव सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, आल्सो नोन एज द लार्ज बोवल और कोलोन, इज द लार्ज पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या है? ये एक ट्यूब ट्रैक्ट है जो कि हमारे माउथ से एनएस तक एक्सटेंड होता है। और इसका क्या फंक्शन होता है? चीज़ों को डाइजेस्ट करना और उससे मिले हुए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, इसलिए इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। सो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है एंड लार्जेस्ट पार्ट है। The large intestine is about 1.5 meter which is also 5 feet long. अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 फीट होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 5 फीट होती है। सो अगर इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जाता है? वो उसके डायमीटर की बेस पे कहा जाता है, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर 3 इंचेस होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 इंच होता है। सो डायमीटर के अकॉर्डिंग इन दोनों को इनके स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, उनके लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए। 1/5 ऑफ द होल लेंथ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के 1/5 लेंथ को कवर करती है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल for processing undigestible food material came after most nutrients are absorbed in small intestine. So basically large intestine का क्या फंक्शन है कि इसने undigestible food को प्रोसेस करना है, क्योंकि जब फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वो 95% तक डाइजेस्ट हो चुका होता है। उसमें से 95% तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। The large intestine is composed of 4 parts. So next इसकी एनेटमी है कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स सीकम, फर्स्ट पार्ट असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन. The large intestine performs an essential role by absorbing water, vitamins and electrolytes from waste material. सो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होगा कि अनडाइजेस्टिबल फूड या वेस्ट मटेरियल जो बेसिकली 95% तक डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है उसमें से चीज़ें, उनमें से मज़ीद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, कुछ विटामिन को एब्जॉर्ब करती है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और फिर जो बाकी मटेरियल होगा उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये है सीकम जो उसका फर्स्ट पार्ट है, फिर है असेंडिंग कोलोन, और जहाँ पे वो बेंड होता है उसको हम कहेंगे राइट कोलिक फ्लेक्चर, फिर आएगा ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आएगी एक और बेंडिंग जिसको हम कहेंगे लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, और फिर आएगा डिसेंडिंग कोलोन, एंड लास्ट पे आएगा सिग्मोइड कोलोन, और इसके बाद आएगा रेक्टम, एंड फिर लास्ट पे आएगा एनएस। सो बेसिकली ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की एनेटमी। राइट साइड ऑफ बॉडी से वो स्टार्ट होती है एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में वो खत्म होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की एनेटमी में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एनेटमी में नहीं होती। उनमें आते हैं सबसे पहले होस्ट्रा, रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल डिवाइडेड द कोलोन इनटू पॉकेट्स कॉल्ड होस्ट्रा। तो बेसिकली अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की एनेटमी को देखें, जैसे कि यहाँ पे भी शो किया जा रहा है, तो वो कुछ ऐसे पॉकेट्स की शेप में होती है। तो ये जो पॉकेट्स हैं, इन पॉकेट्स को हम कहते हैं होस्ट्रा। और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, एक पॉकेट बनेगी, फिर यहाँ पे एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, सेकंड पॉकेट बनेगी, और इस रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोलोन के जो सर्कुलर मसल होते हैं वो डिवाइड होते हैं और पॉकेट्स की शेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट है टेनिकुलाई, 3 separate longitudinal ribbons of smooth muscles on the outside of ascending, transverse, descending and sigmoid colons. They are visible below the serosa. So serosa basically लार्ज इंटेस्टाइन की लेयर्स में से आउटर मोस्ट लेयर है, और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 3 separate longitudinal ribbons जिन्होंने
एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो रिंग लाइक होस्ट्रा है उनको होल्ड करके रखा होता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये लाइटर पार्ट जो सेंटर में है हमारे असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड में, ये जो रिबन है ये बेसिकली क्या है, टेनिकुलाई। इस टेनिकुलाई की वजह से ही ये होस्ट्रा या पॉकेट्स की अपीयरेंस होती है। वो कैसे? बिकॉज इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से कम होती है। इसकी वजह से ये होता है कि उस रिबन में सारी लार्ज इंटेस्टाइन को कवर होने के लिए इस शेप में आना पड़ता है कि उसकी फोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से होस्ट्रा की अपीयरेंस होती है। एंड लास्ट है एपिप्लॉइक appendages, small pouches of peritoneum filled with fat situated along the colon। और अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, ये हमारे होस्ट्रा है। होस्ट्रा के साथ ये यहाँ पे आएगी हमारी टेनिकुलाई, और टेनिकुलाई के साथ यहाँ पे है हमारी एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, जो कि बेसिकली पेरिटोनियम की पाउचेस होती हैं जिसमें फैट फिल होती है। तो यहाँ तक की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट उसके फर्दर वन बाय वन करके उसके ऑल पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सीकम एंड अपेंडिक्स। Chyme that has not been absorbed by time it leaves the small intestine, passes through the ileocecal valve and enter the large intestine at the cecum। ileocecal valve, ilio क्या है, इलियम, एंड सीकल क्या है, सीकम। So ileocecal valve basically small intestine के last part which is ileum and large intestine के first part which is cecum के दरमियान में एक valve है। So chyme small intestine से first part of large intestine which is cecum में कैसे आता है, ileocecal valve से पास होके, और यहाँ पे आके उन चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाएगा जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्ब हो सकी। On receipt of contents of the ileum, the cecum continues the absorption of water and salts। So जैसे ही कंटेंट या काइम हमारे इलियम से सीकम में आएगा और तो यहाँ पे आके वाटर और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट किया जाएगा। The cecum is about 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। सीकम की लेंथ कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर, एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स इन दी अपेंडिक्स। और सीकम के साथ ही क्या होता है, अपेंडिक्स। अब बेसिकली अपेंडिक्स क्या है, अ वाइंडिंग ट्यूबुलर सैक कंटेनिंग लिम्फॉइड टिश्यू। ये एक ट्यूबुलर सैक है जिसमें लिम्फॉइड टिश्यू होता है। अपेंडिक्स इज थॉट टू बी वेस्टेज ऑफ रिटर्डेंट ऑर्गन। सो अपेंडिक्स क्या है, ये वेस्टेज है। वेस्टेज मीन रेमनेंट्स या कोई बाकियात होते हैं उन ऑर्गन के जो अब नहीं यूज होते। किसी जमाने में उनका यूज होता था लेकिन अब उनका कोई यूज नहीं होता। नेक्स्ट है कोलोन। At its other end, the cecum seamlessly join up the colon। This is the longest part of the large intestine। So large intestine का longest part है colon, जिसके further parts हैं, और जैसे ही cecum end होता है वो seamlessly colon में change हो जाता है। Food residue starts by traveling upwards through the ascending colon located on the right side of the abdomen। तो यहाँ पे अगर देखें, ये है सीकम जो हमारी राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में सीकम में आएगा। सीकम से वो अपवर्ड मूव करता है असेंडिंग कोलोन में। द असेंडिंग कोलोन बेंड्स नियर द लीवर एट द राइट कॉलिक फ्लेक्चर और हेपेटिक फ्लेक्चर। जैसे ही असेंडिंग कोलोन बेंड होगी उसको हम कहेंगे हिपैटिक फ्रैक्चर या राइट कॉलिक फ्रैक्चर। और इसको हिपैटिक कॉलिक फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा लीवर प्रेजेंट होगा। एंड बिकम्स द ट्रांसवर्स कोलोन पासिंग अक्रॉस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। और जैसे ही वो राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो वो ट्रांसवर्स कोलोन में चेंज हो जाएगा। जस्ट अबव द स्प्लीन एट द लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर द ट्रांसवर्स कोलोन बिकम द डिसेंडिंग कोलोन। और फिर एक सेकंड बेंड आएगा हमारे स्प्लीन के ऊपर से, उसको हम कहेंगे स्प्लीनिंग फ्रैक्चर या लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर। और उस फ्रैक्चर के बाद हमारी जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो डिसेंडिंग कोलोन में कन्वर्ट हो जाएगी, विच रन्स डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। राइट साइड से असेंडिंग शुरू हुई थी, लेफ्ट साइड में कौन सी होगी, डिसेंडिंग। बिफोर द नेक्स्ट बेंड द डिसेंडिंग कोलोन ट्रांसफॉर्म इनटू द सिग्मॉइड कोलोन।
और जैसे ही बेंड आएगा तो वो अब सिग्मोइड क्लोन बन गई है। सो अब रेक्टम, एनल कैनाल एंड एनस को देखते हैं। डिस्टली द लार्ज इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू द रेक्टम। जैसे ही सिग्मोइड क्लोन खत्म होगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में जाके ओपन होती है, विच इज कंटिन्यूड बाय द एनल कैनाल, और रेक्टम के साथ ही एनल कैनाल आएगी। द रेक्टम फॉर्म्स द फाइनल 20 सेंटीमीटर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। सो रेक्टम जीआईटी ट्रैक्ट का 20 सेंटीमीटर बनाएगा। इट इज कंटिन्यूअस विद द सिग्मोइड कोलोन एंड कनेक्ट्स विद एनल कैनाल एंड एनस। सो रेक्टम सिग्मोइड कोलोन से भी कनेक्टेड होता है, एनल कैनाल से भी कनेक्टेड होता है। The rectum ends in expanding section called the rectal ampulla where feces are stored before being released. The rectum is usually empty since feces are not normally stored for a long time. सो रेक्टम का एंड पार्ट जो कि एक्सपैंड होता है उसको हम कहते हैं रेक्टल एम्पुला, और यहाँ पे हमारे जो अनडाइजेस्टिबल फूड होता है या जिसको हम फीसिस कहते हैं या वेस्ट मटेरियल कहते हैं वो स्टोर किया जाता है, और उसकी स्टोरेज के बाद जब डेफिकेशन की नीड होती है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, और ये स्टोरेज ज़्यादा देर तक नहीं होती। रेक्टम जो है वो बेसिकली हर टाइम एम्प्टी ही रहता है, ये सिर्फ तब फिल होता है और फिलिंग के साथ ही हमें डेफिकेशन की अर्ज होती है। एंड डेफिकेशन इज बेसिकली एक्सपल्शन ऑफ feces या excretion of feces from our body. The anal canal located in the perineum outside the abdominopelvic cavity is 3.8 to 5 centimeter long and opens to the exterior of the body at the anus. सो एनल कैनाल हमारी पेरिनियम में लोकेट होता है और ये 3.8 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये हमारी बॉडी के एक्सटीरियर में ओपन होता है थ्रू एनस। इट हैज़ 2 स्फिंक्टर्स। तो इसके 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। सो स्फिंक्टर बेसिकली रिंग ऑफ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जब भी उनकी नीड होती है। तो इसके 2 स्फिंक्टर्स हैं, एक है इंटरनल एनल स्फिंक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंट्री मसल्स एंड सेकंड है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर विच इज मेड ऑफ स्केलेटन मसल्स एंड इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो बना होता है स्मूथ मसल से, और वो क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, मीन्स कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो स्केलेटन मसल से बना हुआ है और वो वॉलेंट्री है, मीन्स कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेप्ट ड्यूरिंग डेफिकेशन बोथ एनल स्फिंक्टर नॉर्मली रिमेन क्लोज्ड। सो डेफिकेशन के अलावा ये दोनों स्फिंक्टर्स हर टाइम क्लोज ही होते हैं। जब डेफिकेशन की नीड होती है रेक्टम एक्सपैंड जब करता है, जब उसमें अनडाइजेस्टिबल फूड आता है, साथ ही इंटरनल एनल स्फिंक्टर ओपन कर दिया जाता है वॉलेंटरली, वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। बिकॉज जब रेक्टम एक्सपैंड करेगा तो एक सिग्नल जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन से रिफ्लेक्स में उस एनल स्फिंक्टर को ओपन कर दिया जाएगा, और जो फीसिस हैं वो हमारी एनल कैनाल में आ जाएंगी, और फिर आएगा हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में होता है कि हम कब डेफिकेट करेंगे। हम उसको कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि अगर एक राइट टाइम का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मील्स पास फ्रॉम स्मॉल टू द लार्ज इंटेस्टाइन विद इन 8 to 9 hours ऑफ इंजेक्शन। और जैसे ही हम किसी मील को लेते हैं तो 8 to 9 आवर्स के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन will have absorbed about 90% of the ingested water। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन 90% ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर, अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स लिक्विड काइम रेजिड्यू इनटू सेमी सॉलिड स्टूल और फीसिस। 90% ऑफ वाटर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग वाटर होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारा लिक्विडी काइम जो होता है वो सेमी सॉलिड शेप में आ जाता है, जिसको हम स्टूल या फीसिस कहते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 मेजर फंक्शंस। तो इसके 3 मेजर फंक्शन हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर आता है फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फीसिस, एंड लास्ट पे आता है केमिकल डाइजेशन बाय गट माइक्रोब्स।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट से। The presence of food residue in the colon stimulate hostile contraction which occurs approximately every 30 minutes and last about 1 minute each. बेसिकली हम अगर बात करें तो एक मील को प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में 36 आवर्स लगते हैं। तो जैसे ही फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की कोलोन में आता है उससे क्या होता है, होस्टल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। होस्टल क्या है, पॉकेट्स हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो जैसे ही एक पॉकेट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फूड क्या करेगा, नेक्स्ट पॉकेट में मूव कर देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है अप्रोक्सीमेटली एवरी 30 मिनट्स के बाद स्टार्ट होती हैं और 1 मिनट तक रहती हैं। विद ईच कॉन्ट्रैक्शन ईच हॉस्टम डिस्टेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो एक पॉकेट क्या करेगी, पहले वो एक्सपैंड होगी ताकि फूड उसमें आए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो इनडाइजेस्टिबल फूड है वो नेक्स्ट हॉस्टम में चला जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। The contractions also mix the food residue, thereby facilitating the absorption of water. और ये कॉन्ट्रैक्शन पुशिंग के साथ क्या कर रहा है, मिक्सिंग में भी हेल्प कर रहा है। जैसे ही वो मिक्स होगा फूड तो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन को टाइम मिलेगा कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सके। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ये आयंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। Sodium ions are actively absorbed by the action of the sodium-potassium pump. This moves sodium and potassium ions in opposite direction across cell membrane. सोडियम की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सोडियम पोटेशियम पंप से होती है, की वजह से जो आयंस होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मीन्स के सोडियम इनसाइड मूव करेगा एंड पोटेशियम आउटसाइड मूव करेगा, फोस्टरिंग सोडियम एब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम लॉस बाय रिलीजिंग द हार्मोन एल्डोस्टेरोन। और ये किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी और पोटेशियम का लॉस होगा। Antiperistaltic contraction move food residue back towards the ileocecal valve, slowing transit down and giving more time to the large intestine to absorb water and electrolytes. पेरिस्टालसिस क्या थी, ये वो वाली मूवमेंट थी जो कि फूड को अलोंग द जीआई ट्रैक्ट पुश करती थी, और एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसकी बैकवर्ड मूवमेंट होगी। तो एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्या करती हैं, फूड को वापस पीछे इलियोसिकल वाल्व की तरफ पुश करती है ताकि लार्ज इंटेस्टाइन को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए कि वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन कर सके। प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। द कोलोन आल्सो प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड विटामिन्स थ्रू एन एनवायरनमेंट दैट इज कंडक्टिंग फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन। तो यहाँ पे आएंगे हमारे कोलोन में रेजिडेंट बैक्टीरिया जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है कि वो ऐसे विटामिन्स को बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड सेकंड, वो कुछ प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की डाइजेशन करता है। The colon houses trillions of bacteria that protect our gut and produce vitamins. तो इसका फंक्शन विटामिन की प्रोडक्शन तो था ही, इसके साथ ही ये हमारे कोलोन को प्रोटेक्ट भी करता है अगेंस्ट बैड बैक्टीरिया। कोलोनिक बैक्टीरिया इज अ गुड बैक्टीरिया बिकॉज वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं। लेकिन उसके बरअक्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे उसको हम बैड बैक्टीरिया कहेंगे। सो कोलोन के गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करते हैं कोलोन को। The bacteria in the colon produces substantial amounts of vitamins by fermentation. तो बेसिकली जो विटामिन्स की प्रोडक्शन होती है वो फर्मेंटेशन की वजह से होती है। विटामिन के एंड विटामिन बी इंक्लूडिंग बायोटिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोनिक बैक्टीरिया। सो ये वो विटामिन हैं जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया या क्लोनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। These vitamins are then absorbed into the blood. जैसे ही उनकी प्रोडक्शन होगी उसके बाद ब्लड से उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा और बॉडी में यूज किया जाएगा। When dietary intake of these vitamins is low in an individual, the colon play a significant role in minimizing vitamin disparity. So अगर आपकी डाइट में ये विटामिन कम होंगे तो हमारे जो कोलोनिक बैक्टीरिया है वो उस नीड को फुल कर देंगे with the production of these vitamins. Next है formation and transport of feces. Of every 500 ml of food residue that enters the cecum each day, about 150 ml become feces.
These contain mostly bacteria, old epithelial cell from the intestinal mucosa. और वो 500 ml जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, उसका 150 ml क्या होता है, फीसिस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस फीसिस में उस अनडाइजेस्टेबल फूड के अलावा क्या क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं या हमारे ओल्ड एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। उसके अलावा होते हैं इनऑर्गेनिक वेस्टेज, इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर एंड फाइबर जो कि हमारी डाइट में आते हैं, एज वेल एज वाटर टू हेल्प इट पास स्मूथली थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। अगर उसमें वाटर ना हुआ तो वो बहुत ही डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, इतना कि उसको डेफिकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए उसमें कुछ अमाउंट होना वाटर की बहुत ज़रूरी है। दे आल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स भी होती हैं। देयर कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन। अब फेसिस का जो ब्राउनिश कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन। अब ये प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम ऑल रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली हमारे ऑल रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ब्रेकडाउन से हमें स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन मिलते हैं और उनको एक्सक्रीट आउट किया जाता है हमारी फीसिस में, इसकी वजह से उसका ब्राउनिश कलर होता है। Since chyme residue lingers in the large intestine for 12 to 24 hours, most of the 1.5 liter of fluid entering the large intestine every day is absorbed. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि एक मील को कंप्लीटली बॉडी से निकलते हुए 36 आवर लग जाते हैं, तो 6 से 8 आवर्स तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही लगाता है। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग आवर्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। बिकॉज जितनी देर तक लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है उतना ही टाइम मिल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को वाटर की एब्जॉर्प्शन में। तो 1.5 लीटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ 100 ml को छोड़ देता है उससे पास होने के लिए। दिस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड गिव्स फीसिस देयर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। सो ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये हमारी फिसिस को सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी देता है। अगर सारा ही वाटर एब्जॉर्ब किया जाए तो वो तो सॉलिडिफाई होता जाएगा और उतनी ही डिफिकल्टी होगी हमें डेफिकेशन में। Feces are also softened by dietary fibers. So feces को dietary fibers से भी soften किया जाता है, इसीलिए जो constipation की पेशेंट्स होते हैं उनको फाइबर्स recommended किए जाते हैं। Mucus secreted by goblet cells lining the entire colon. Mucus जो कि हमारे goblet cells से secrete किया जाता है वो हमारे एंटायर कॉलोन को लाइन कर देता है। एक तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इरिटेंट से, और सेकंड उसका क्या फंक्शन होता है कि वो डिहाइड्रेटेड काइम को बाइंड करके रखता है और उसकी पैसेजेस को भी लुब्रिकेट करता है ताकि इजीली विदाउट एनी फ्रिक्शन या डिफिकल्टी वो पास आउट हो जाए। Normal bowel emptying patterns vary greatly between individuals from 3 times per day to 3 times per week. So, जो defecation या emptying pattern होता है वो individual में vary करता है। Next है clonic mass movement, and clonic mass movement में क्या आएगा, peristalsis in the ileum force chyme into cecum. पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होती है, वेव ऑफ कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से जो हमारा बोलस है या काइम है वो नेक्स्ट आगे मूव करता जाता है अलोंग द जीआईटी ट्रैक्ट। तो इलियम से सीकम में फूड भी हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से आता है। डिस्टेंशन ऑफ द सीकम ट्रिगर्स द गैस्ट्रिक कोलिक रिफ्लेक्स। जैसे ही फूड सीकम में आएगा वो एक्सपेंड होगा या डिस्टेंड हो जाएगा जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कोलिक रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा एंड क्लोनिक मास मूवमेंट बिगिन, और इसकी वजह से क्लोनिक मास मूवमेंट भी शुरू हो जाएगी। स्टिमुलेटेड बाय स्टोमक डिस्टेंशन, बिकॉज एक मील को इतना ज़्यादा टाइम लगता है बॉडी से निकलते हुए, तो अभी एक मील बॉडी के अंदर ही है, हम सेकंड मील ले लेते हैं। तो फर्स्ट मील जो अभी लार्ज इंटेस्टाइन तक आया है और सेकंड मील जो अभी स्टमक में आया है, जैसे ही सेकंड मील स्टमक में आएगा उसकी डिस्टेंशन से हमारी क्लोनिक मास मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ताकि जो स्टमक से निकला हुआ आएगा उसको क्लोन में जगह मिल जाए। मैस मूवमेंट यूजुअली अकर 3 और 4 टाइम्स आ डे
often during or immediately after meals. So जैसे ही हम अपने मील को लेंगे तो हमारे जो मैस मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी. These strong waves which can last up to 30 minutes start midway through the transverse colon. और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ट्रांसवर्स कोलोन की मिड से स्टार्ट होंगी और ये अप टू 30 मिनट्स तक रहती हैं. Helped by haustral contraction, they push the now largely dehydrated contents along the colon towards the rectum. एंड haustral contraction भी इसको हेल्प करता है. जैसा ही वो कंट्रैक्ट करेगा उसमें जो डिहाइड्रेटेड कंटेंट्स हैं वो आगे आगे मूव करते जाएंगे. फाइबर इन द डाइट इंक्रीजेस द पावर ऑफ cloning contraction, propelling feces towards the anus. सो फाइबर हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो हमारा क्लोनिक मास है वो इजीली आगे मूव करता जाए. क्लोनिक मास मूवमेंट फिल द रेक्टम क्रिएटिंग एन अर्ज टू डेफिकेट. सो जैसे ही क्लोनिक मास मूवमेंट मीन्स के एक मूवमेंट के बाद हमारा रेक्टम फिल होगा तो हमें डेफिकेट करने की अर्ज स्टार्ट हो जाएगी. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्ट ऑन दिस अर्ज एज वंस द मूवमेंट हैव पास्ड द अर्ज आल्सो सीजेस. सो जैसे ही आपको डेफिकेट करने की अर्ज आती है तो आपको डेफिकेट कर देना चाहिए, बिकॉज अगर लॉन्गर टाइम तक आप उसको कंट्रोल करके रखेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है. और जैसे ही आप उस अर्ज पे एक्ट कर लेंगे मीन्स के डेफिकेट कर लेंगे तो वैसे ही आपको वो अर्ज भी ख़त्म हो जाएगी. If the urge to defecate is ignored for extended period of time, the rectum overfills, the large intestine absorb more water and feces become harder and drier. सो ये रीज़न है कि आपको जैसे ही डेफिकेट करने की अर्ज हो साथ ही आपको डेफिकेट कर देना चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको कंट्रोल करके रखेंगे तो एक मूवमेंट के बाद दूसरी मूवमेंट आएगी तो हमारा रेक्टम जो है वो ओवरफिल हो जाएगा. और जैसे ही रेक्टम ओवरफिल हो जाएगा उसकी वजह से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो पीछे बाकी मांस है वो उसमें से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर देगा और जो मैस होता है या फीसिस होती हैं वो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड या ड्रायर हो जाएंगे जिसको बाद में डेफिकेट करने में डिफ़िकल्टी होगी. दिस कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन. और ये सब कुछ इवेंचुअली क्या कॉज करेगा? कॉन्स्टिपेशन. सो ये था लार्ज इंटेस्टाइन, उसका फंक्शन, उसकी एनाटमी. आई होप सो कि आपको समझ आई होगी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन अल्लाह हाफिज़.